हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर के चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्टों का विश्लेषण इस चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सभी सब्जेक्ट के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय के साथ आपके पास पहुँच सके। तो आज का जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वह कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं। और अभी से पहले अर्थशास्त्र के 2 वीडियो और अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक वे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां से देखो। और साथ में आई बटन पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप आई बटन पे क्लिक करके आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे सीधे जा सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था का जो मौद्रिक विकास था वह किस तरीके से था। अभी से पहले का जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें आर्थिक विकास को देखा था। आज हम लोग मौद्रिक विकास देखेंगे जो मुद्रा से संबंधित है, हम लोगों के राष्ट्रीय आय से संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, किस तरीके से हम लोग वस्तु का खरीद बिक्री करेंगे इससे संबंधित है। तो आज के वीडियो को पूरा देखना और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण रूबरू करा देना चाहते हैं मौद्रिक विकास को। क्या होता है मौद्रिक विकास? सबसे पहले हम लोग ये वाले पॉइंट्स को समझेंगे मौद्रिक विकास को। तो कहता है कि मौद्रिक विकास एक ऐसा विकास है जो जिसमें मुद्रा का विकास हुआ। सिंपल आप समझो कि मौद्रिक विकास वह विकास है जिसमें मुद्रा का विकास हुआ, पैसा का चलन प्रचलन हुआ, लेन देन बढ़ा। तो ऐसे जो विकास है उनको हम लोग मौद्रिक विकास कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि वर्तमान जो 21वीं सदी चल रहा है इससे पहले भी लोग रह रहे थे और उन लोगों को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं भी उपलब्ध थी। अगर हम लोग पीछे के इतिहास देखें तो ये भी लगता है कि उन लोगों के पास जो सुख सुविधाएं थी उनको उनको जो उपलब्ध कराने की तकनीक थी उनके पास बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा। लेकिन जब मुद्रा का विकास हुआ तो लोगों को वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी अर्थव्यवस्था जो पूर्ति करते थे उनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे, ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे कि वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। आप इसको नोट कर लेंगे, आप ये वाले पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। चलिए हम आपको फिर से हाईलाइट्स कर देते हैं, आपको फिर से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन कर, वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये पहले की जमाना में चल रही थी, आज से बहुत समय पहले जब लोगों के पास पैसा मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो वे लोग अपने आवश्यकता जो भी होता था, जैसे मान लो आपको रोटी की आवश्यकता है और किसी के पास चावल है या किसी के पास सब्जी है तो वो आपसे कहा कि तुम मुझे रोटी दे दो मैं तुम्हें सब्जी दे दूंगा। तो इसी तरह से पहले के लोग वस्तुओं से वस्तुओं का विनिमय करके अपनी जो उपलब्धता थी, जो आवश्यकता थी उनको पूरा करते थे। धीमे धीमे आगे बढ़ते गए, लोगों के पास अक्ल आते गया, उन लोगों के पास थोड़ा सा माइंड आते गया और वे लोग क्या किए कि इस सोच के आधार पर उन्होंने कहा कि वस्तु से वस्तु को करने में बहुत ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों ने इसको चेंजेस किया। चलिए आगे के पॉइंट्स और आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से जैसे जैसे इन लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग आया या इन लोगों के पास सोच बढ़ी तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे वस्तुओं के लेन देन के बदले इन्होंने मुद्रा का भी विकास करवाया और मुद्रा को भी लेकर इन लोगों ने आगे काम किया। जिसमें यहाँ से आप देख सकते हैं मुद्रा का परिचय किस प्रकार से हुआ। जब बड़े बड़े गाँव होने लगे, छोटे से कस्बे बड़े होने लगे, छोटे से गाँव अब शहर बनने लगे, तो उन लोगों के पास जो आवश्यकता थी वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे मान लीजिए अभी कोई किसी लोगों के पास आज एक हैंडसेट है और किसी के पास टैबलेट है और किसी के पास लैपटॉप है तो किसी के पास कुछ भी है। तो इन लोगों के पास उपयोगिता धीमे धीमे बढ़ रही है। जैसे पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, 4G आया, धीमे धीमे क्या बढ़ रहे हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर में ये लोग भी बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से उन लोगों के पास जो आवश्यकता थी ना बढ़ने लगी, जिसके कारण वस्तुओं से वस्तुओं का जो लेन देन होना था वह संभव हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण उन्होंने मुद्रा का विकास कराया और मुद्रा का उन्होंने प्रचलन कराया। मुद्रा के आगे आप करिएगा थोड़ा सा।
तो यहाँ पे धीमे धीमे क्या होने लगा, उन लोगों के पास अर्थव्यवस्था था, उनके विकास में और तेजी से आने लगे। और उसी समय तेजी होने के साथ साथ एक चीज का विकास हुआ जिसका नाम सरकार, गवर्नमेंट का अब उदय हुआ। और गवर्नमेंट क्या कर दिया, आगे यहाँ पे देखेंगे कि सरकार द्वारा स्वीकृति तथा जनता के विकास के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा, सॉरी मुद्रा का चलन होने लगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो पैसा था, मुद्रा था, इन लोगों का यहाँ पे प्रचलन बढ़ने लगा। आगे के पॉइंट्स में जो हम लोग देखेंगे वो ये भी समझेंगे कि अब मुद्रा का प्रचलन तो हो गया, तो ढेर सारे नोटों को लेकर जाना सही नहीं रहा। फिर उसके बाद कुछ आगे चलकर भी बात करें तो जो सरकार था उसने अपने आधिपत्य में बैंक का निर्माण कराया। किस चीज का निर्माण कराया, बैंक में और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किए जाने लगा, जिससे हम लोग चेक कहते हैं। इसे एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी किया जाता है और सरकारी आधिपत्य के साथ बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। जैसे आप लोगों ने चेक का नाम तो सुना ही होगा, तो क्या चेक पैसा है? क्या चेक पैसा के माध्यम से हम लोग पैसा का भुगतान नहीं कर पाते हैं? तो यही इन लोगों के पास प्रचलन आया और धीमे धीमे ये लोग और भी विकास की ओर पहुंच सके और इन्होंने यह जो विकास कहा यह मौद्रिक विकास के अंतर्गत आया। फिर उसके बाद बैंक के चेक के माध्यम से भी धीमे धीमे और आगे बढ़े तो उन लोगों ने एक चीज का आविष्कार किया जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्यूटर। यह जो सारा काम जो मनुष्य के मस्तिष्क से होता था उससे कम ही समय में एक मशीन एक मशीन के द्वारा किया जाने लगा जिसे कंप्यूटर कहा जा सकता है। और कंप्यूटर के बाद भी और कुछ आए जिसको हम लोग एटीएम कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एटीएम से भी काम चलना बंद हो गया, तो फिर डेबिट कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आए, मास्टर कार्ड आए, जैसा कि आप लोग अभी जानते होंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ से देखिए कहता है कि आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा। जब एक व्यक्ति एक स्थान से, इसको आप नोट कर लेंगे पूरे पॉइंट्स को, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहती है। ध्यान रखेंगे इसको क्या कहती है, तो ये कोर बैंकिंग प्रणाली कहती है। आपको इसको पूरे नोट करना है। और आगे कहता है कि इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। आप इसको यहां से क्या नोट करेंगे कि बैंक जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसा निकालने की सुविधा होती है, हर समय यह पैसा निकालने की क्या होती है, सुविधा होती है, उसे हम लोग एटीएम कहते हैं। जिसको एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, यह पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अदला बदली युग हुआ, किस तरह से मुद्रा हमारे युग में प्रवेश आया। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली देख रहे हैं, चेक युग देख रहे हैं और आगे कोर बैंकिंग एटीएम के भी युग में प्रवेश कर चुके हैं। और एटीएम के अलावे आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वह डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सभी का भी सुविधा हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। आइए हम लोग मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी एक पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हैं आप लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन होता है। मुद्रा प्रणाली, इसमें मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय विनिमय किया जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होता है। कोर बैंकिंग प्रणाली हमने ऊपर भी आपको बता दिया कि एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का लेन देन होता है, तो इस चीज को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। एटीएम प्रणाली की बात करें तो एटीएम क्या होता है कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की जो सुविधा होती है उसको हम लोग एटीएम प्रणाली कहते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है कि बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना होता है, उसको हम लोग कौन सा कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक
द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना यह क्रेडिट कार्ड कहलाता है। तो ये सभी आप लोग पॉइंट्स देखे होंगे। यहाँ पे आपको एक कहानी के तौर पे बताया गया है, तो आपके पास किताब होगा तो आप इसे अवश्य पढ़ लें। अगर हम इसको यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें तो वीडियो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पे आपके साथ चर्चा कर दिया है। आगे की जो पॉइंट्स है यहाँ पे कहता है कि आर्थिक विकास की माप। आइए अब हम लोग समझते हैं कि आर्थिक विकास की माप कैसे करेंगे, क्या यह सूचकांक होगा, किस सूचक से हम लोग इसका माप कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा वह राष्ट्रीय आय देखने को मिलेगा। हम लोग राष्ट्रीय आय को समझते हैं। क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। तो इसमें किस तरह से हम लोग इसका परिभाषा को डिफाइन करेंगे, तो आप ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप लोग ये वाले पॉइंट्स को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, ताकि आप इसका डिटेल से आप पूरा पुस्तक को बिना पढ़े आप इसको जल्द से जल्द रिवीजन कर सके और अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सके। तो इस तरह से होता है राष्ट्रीय आय, जो एक वर्ष में के अवधि में जो सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उन सभी का जो योग कर देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल कर आएगा। और आप लोग जानते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला जो हम लोग समझेंगे प्रति व्यक्ति आय समझेंगे, जिसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। तो क्या किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, तो आप ये वाले पॉइंट्स को लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आप फॉर्मूले के रूप में यहां से देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या से डिफिनेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। अगर आपके पास या किसी भी देश के पास कुल जो राष्ट्रीय आय है उसमें वहां की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो वह जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ आपको डिफाइन किए गए, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह जो यहाँ पे डाटा दिया है बहुत पुराना दिया गया है, 2004 का दिया गया है। तो आप इसको खुद से पढ़ लेंगे अगर आपको डिटेल से जानकारी और प्राप्त करना है तो चलिए अगले पॉइंट्स पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ चयनित राज्य है जिनका प्रति व्यक्ति सबसे आय था अधिक था। तो सबसे पहले जो था वह 2000 और 2003 के अनुसार पंजाब का था, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपया था। वही केरल की बात करें तो यहाँ 22,800 था, और वही अपने बिहार की बात करें तो यहाँ पे मात्र 5700 था। सोचिए इन राज्यों के अपेक्षा यहाँ कितनी कम प्रति व्यक्ति आय थी। तो ये आपने देखा किस तरह से थे। अब हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे वह मानव विकास सूचकांक को देखेंगे, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया पहला मानव विकास रिपोर्ट है। आप ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे, यहाँ से आप लोग पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किनके समय में प्रकाशित किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे यह जो किया गया था मानव विकास रिपोर्ट, ये इनके महबूब उल हक के समय से किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। आप ये भी याद रखेंगे कि यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ से कहता है कि मानव सूचकांक विकास के 3 प्रमुख सूचक हैं। ध्यान रखेंगे, मानव जो विकास सूचकांक है इनके 3 प्रमुख सूचक हैं, जिनमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में जीवन आशा, सेकंड में देख सकते हैं शिक्षा प्राप्ति, और थर्ड में देख सकते हैं जीवन स्तर। तो इनके 3 प्रमुख सूचक हैं। तो किनके हैं, तो एसडीआई के मानव विकास सूचकांक, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। फॉर्मूले के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है एसडीआई बराबर जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक।
तो उम्मीद है ये तीनों चीज़ों आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे के पॉइंट्स में बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ देश का नाम दिया गया है एसडीआई के अनुसार, और ये 2004 की आंकड़ा है। आप लोग ध्यान रखेंगे ये 2004 की आंकड़ा है, जिसमें सबसे यहाँ एसडीआई क्रम में है वह नॉर्वे की है, और उसके बाद बांग्लादेश की है, भारत की है, चीन की है, पाकिस्तान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, श्रीलंका की है। तो ये सभी चीज़ों को आपको देखने हैं, और यह जो आंकड़ा दिया गया देख सकते हैं कितना पुराना ये आंकड़ा है। चलिए आगे के पॉइंट्स में अब जो हम लोग देखेंगे वह आगे की पॉइंट्स में देखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जिसको नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। आपको ये याद रखने, ये वाले पॉइंट्स जो पहली बार हुआ है ना, इसको आप याद रखेंगे। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया था। ध्यान रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसमें आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एसडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक नीचे था। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे, जिसे बीमारू कहा जाता है, और बीमारू में ये सभी राज्य आ जाएंगे। आपको ये सभी नोट करना है। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से बीमारू राज हो गए, किस तरह से इनका रैंक एसडीआई के अनुसार नीचे और ऊपर जाता देख लिया आप लोगों ने। अब जो हम लोग यहाँ से देखेंगे वो उपभोक्ता व्यय को देखेंगे। तो उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिनमें आप यहाँ से देख सकते हो आधारिक संरचना। आइए देख लेते हैं डिब्बे के पॉइंट्स को। आधारिक संरचना क्या है? तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आप ये वाले पॉइंट्स डिफिनेशन के तौर पे नोट कर लेंगे, और यहाँ से एग्जाम्पल के नोट कर लेंगे। बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, ये सभी आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स पे देखते हैं। अगला पॉइंट्स हम लोगों को क्या देखना है? तो बिहार के विकास की स्थिति को देखेंगे। तो यहाँ पे बिहार आखिर इसकी क्या विकास की स्थिति रही, कैसे यह यहाँ पे विकास आया, किस तरीके से विकास पहले गिरा हुआ था या पहले की स्थिति क्या था। तो बात करें तो बिहार का जो इतिहास है बहुत पुराना है, और यहाँ का जो इतिहास पहले का है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध जैसे ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जन्म यहीं हुआ। महावीर शांति का संदेश देने वाले यहीं के थे। चंद्रगुप्त की बात करें, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी का जो जन्म हुआ था यहीं बिहार में हुआ था। और यहाँ तक कि बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का भी बिगुल फूंका था। और यहीं एक व्यक्ति जिनका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वही बात करें भिखारी ठाकुर का, तो यही बिहार में जन्म हुआ। तो बिहार का जो स्थिति था पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे किस तरह से आई आप लोग देख सकते हैं। आज यहाँ बिहार में गरीबी कितना बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, अशांति का माहौल आ चुका है, और साथ में साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति आज ऐसा है। देख सकते हैं आप लोग बिहार की क्या स्थिति हो रही है, आज हम लोगों को देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। आप लोग चैनल के वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पे मिलते रहे और पहुँचते रहे। चलिए आगे के पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं कि बिहार का आखिर क्या ऐसा स्थिति रहा, क्या कारण रहा कि बिहार पिछड़ता गया।
तो यहाँ से बिहार के आर्थिक दृष्टि दृष्टि से बिहार पिछड़ने के कुछ कारण यहाँ पे आपको दिखाए गए, जिनमें आपको 8 कारण दिखाए गए। एक तो बताया गया कि तेजी से बढ़ती हुई यहाँ की जनसंख्या। एक बताई गई नंबर 2 में कि आधारिक संरचना का अभाव, यानी यहाँ कैसे संरचना होनी चाहिए, क्या सड़क है या नहीं, क्या बिजली है या नहीं, सिंचाई हो रही या नहीं, शिक्षा की सुविधा है या नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा है या नहीं, तो ये इनकी संरचना की पर अभाव रहा। फिर कृषि पर निर्भरता, यहाँ के जो भी जनता, यहाँ के जो भी लोग हैं वह सिर्फ कृषि पर ही आश्रित होते हैं। बाढ़ एवं सूखा की क्षति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल से निकलने वाली जो नदी कोसी है वह किस तरह से बिहार में तांडव मचाती है। औद्योगिक में पिछड़ापन, बिहार में अभी से पहले औद्योगिक था, जिस समय बिहार से अलग झारखंड नहीं हुआ था, बांग्लादेश ने, तो ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की गरीबी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद खराब विधि व्यवस्था, खराब विधि व्यवस्था कहने का मतलब कानून को लेकर बात किया गया है। कुशल प्रशासन, यानी यहाँ आप लोग समझते हैं ना बिहार में क्या होता है, यहाँ पे अगर प्रशासन को पैसा की कमी आ जाती है ना, तो यहाँ पे पुलिस वाले, बिहार पुलिस वाले जो भी होते हैं वह रोड पे जनता को किस तरह से देखे होंगे आप लोग, किस तरह से उसको प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनसे टैक्स वसूलती है। तो ये सभी यहाँ प्रशासन जो है वह अच्छे नहीं है। आज एप्लीकेशन लिखाओ, कल आपका संरचना सुना जाएगा, कल आपका मुकदमा का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। यही प्रशासन के होते हुए यहाँ पे स्थिति थोड़ा दयनीय देखने को मिला है। तो ये सभी पॉइंट्स को कल कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो हम लोगों का आखिरी वीडियो इस चैप्टर का होगा और फिर हम लोग अगले चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप लोग पूरे 10वें और 9वां दोनों का सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।